जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का फर्स्ट रैंकर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। तो आज की मेरी जो क्लास होगी प्रैक्टिस सेट जो है तीसरा देखेंगे और ये जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण होगी आपके एग्जाम के लिए। और जो प्रैक्टिस सेट जो तीसरा है इसमें से जो आपका टॉपिक है संविधान की प्रस्तावना, प्रिएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान की प्रस्तावना से देखा जाए तो अब तक जो है आपके एग्जाम में जितने भी प्रकार के प्रश्न बने हुए हैं, चाहे हम वनडे लेवल से जो है यूपी पीसीएस प्री लेवल तक के जो है सारे प्रश्नों को यहां पर संग्रहित करने का प्रयास किए हैं और एक उम्मीद और आशा करते हैं कि यहां पर जो संभावित प्रश्न है आपके एग्जाम में किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई प्रश्न जो है देखने को मिलेगा। तो चलिए जो है इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं और जो भी विद्यार्थी लाइव हैं वो जो है अपने कमेंट के माध्यम से जो है आंसर बताते चलेंगे। तो जैसा कि आप सब यहां पर इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत जो है पहला प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से आंसर बताएंगे कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है। और यहां पर विकल्प देख पा रहे हैं, पहला विकल्प दिया है कि राज्य सरकार जो है सभी धर्म के खिलाफ, राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। और अगला विकल्प दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग जो है कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले यहां पर देखा जाए तो धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य यहां पर यह होता है कि राजकाज के मामलों में किसी भी धर्म के हस्तक्षेप को स्वीकार ना करना ही क्या हो जाएगा, धर्मनिरपेक्षता हो जाएगा। लेकिन यहां पर जो धर्मनिरपेक्षता है, इस धर्मनिरपेक्षता को एकदम बेहतरीन तरीके से जो है परिभाषित करने के लिए संविधान में जो है धर्मनिरपेक्षता को इंडिकेट किया गया है या बताया गया है। इसमें से सबसे पहले यदि हम देखें तो धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य यह हो जाएगा कि भारत का कोई राजधर्म नहीं होगा, राजधर्म नहीं होगा। अर्थात यहां पर कहने का तात्पर्य है कि भारत सरकार द्वारा किसी भी धर्म को, हिंदू मुस्लिम बौद्ध जैन जो भी धर्म है, इन धर्मों में से किसी भी धर्म को जो है भारत जो सरकार है ये राजधर्म घोषित नहीं करेगा। और अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, राजनीति से धर्म को अलग किया जाएगा, ये दूसरा पॉइंट हो गया। अर्थात कहने का तात्पर्य यहां पर यह है कि राजनीति में जो है किसी भी प्रकार से जो है धर्म को लेकर के जो है कूटनीति या राजनीति नहीं किया जाएगा। यदि कोई भी पार्टी यदि धर्म से संबंधित किसी भी राजनीति करती है तो जो है चुनाव आयोग द्वारा या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के द्वारा जो है उस विशेष पार्टी के ऊपर जो है कार्यवाही की जा सकती है। और अगला जो पॉइंट हो जाएगा कि जो है भारत सरकार द्वारा यदि देखा जाए तो जो है सभी धर्मों को जो है समान दृष्टि से देखा जाएगा, अर्थात सर्वधर्म समभाव। अर्थात कहने का तात्पर्य यहां पर यह है कि भारत सरकार जो है सभी धर्मों को जो है समान वरीयता देगा या समान जो है दृष्टि से देखेगा। ये जो हो जाएगा अगला पॉइंट हो जाएगा। और यदि इसी कड़ी में देखें तो अगला हो जाएगा भारत में रहने वाले सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होगा। धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत अगला आपने क्या देखा कि आर्टिकल जो 25 है, आर्टिकल जो है 25 में देखा जाए
तो धार्मिक स्वतंत्रता के विषय में बताया गया है। अर्थात यहां पर कहने का तात्पर्य यही है कि कोई भी नागरिक या कोई भी व्यक्ति जो है इनको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होगा। अर्थात कहने का तात्पर्य यहां पर यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी धर्म को अपना सकता है, अंतःकरण कर सकता है, प्रचार और प्रसार कर सकता है। लेकिन यदि किसी भी व्यक्ति को के साथ जो है जोर जबरदस्ती या छल पूर्वक जो है धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता है। ये आपने देखा कि धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत आपने यहां पर चौथा पॉइंट देखा। और अगला पॉइंट क्या हो जाएगा कि कोई भी व्यक्ति जो है धर्म के नाम पर जो है वोट नहीं मांग सकता, वोट नहीं मांग सकता। इस तरह से अब हम जो है इस प्रश्न का एकदम बेहतरीन तरीके से एनालाइज करते हैं कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होगा। तो आप लोग फटाफट जो है कमेंट के माध्यम से आंसर भी बताएं। अब देखा जाए दोस्तों, इसमें से आप लोग कमेंट करके बताएं कि आंसर आपका क्या होगा। चलिए देखिए, मूल्यांकन करते हैं। पहला क्या दिया है, राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ। ये हो सकता है खिलाफ कह रहा ना, तो क्या यहां पर सर्वधर्म समभाव की दृष्टि से देखा जा रहा है? नहीं देखा जा रहा है, अर्थात ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा विकल्प। अगला दिया है राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार। ये भी गलत है, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा किसी एक धर्म को जो है प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, क्योंकि मैंने यहां पर बताया कि सर्वधर्म समभाव के विषय में धर्मनिरपेक्षता में बताया गया है। अगला है राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। बिल्कुल यही विकल्प जो है आपका एकदम यथोचित और सटीक बैठता है इस प्रश्न के ऊपर। चलिए अगला दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। ये तो बिल्कुल गलत है। अर्थात पहला जो प्रश्न था, पहले प्रश्न का आपने आंसर क्या देखा, बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। और एक उम्मीद और आशा करते हैं कि ये सारी बातें आप सभी को समझ में आ गई होंगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, तो आप लोग कमेंट करके आंसर बताते चलेंगे। अगला प्रश्न, जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे हैं कि भारत एक जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य, अब यहां पर विकल्प दिया है, केवल एक लोकतांत्रिक राज्य है, अध्यक्षीय पद्धति शासन, अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, किसी निश्चित धर्म का समर्थन करना। तो यहां पर देखा जाए तो ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न का जो है राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए हम एनालाइज करते हैं। पहले विकल्प में साथियों क्या दिया कि केवल एक लोकतांत्रिक राज्य है। तो क्या धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब यहां पर यह है कि वह जो है एक लोकतांत्रिक राज्य ही होगा? नहीं, नहीं हो सकता, क्योंकि लोकतांत्रिक राज्य में धर्मनिरपेक्षता होना ये वो नहीं है। संसदीय शासन प्रणाली भी धर्मनिरपेक्ष हो सकता है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली भी धर्मनिरपेक्ष हो सकता है, और संघात्मक शासन प्रणाली भी धर्मनिरपेक्ष हो सकता है। इसीलिए धर्मनिरपेक्ष राज्य के विषय में हम ये नहीं कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक राज्य ही धर्मनिरपेक्ष होगा, अर्थात ये विकल्प साथियों गलत बैठता है। चलिए अध्यक्षीय शासन पद्धति दे रहा है, अध्यक्षीय शासन पद्धति दे रहा है। तो अध्यक्षीय शासन पद्धति जो है अगर देखा जाए तो ये कहां पाई जाती है, तो ये जो है यूएसए अर्थात अमेरिका में पाई जाती है। तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली का यहां पर तात्पर्य यह होता है कि ऐसी शासन प्रणाली जिसमें कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से अलग होते हैं, उसे हम अध्यक्षीय शासन प्रणाली कहते हैं। तो क्या जो अध्यक्षीय शासन पद्धति होगा वहां पर धर्मनिरपेक्ष पाया जाएगा? यह भी विकल्प जो है गलत सिद्ध हो रहा है, यह भी सही नहीं हो रहा है। चलिए अगला देखते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है। बिल्कुल साथियों सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा आप ध्यान से समझिए, आप सभी को ध्यान से समझना है कि हमारा एक अधिकार है जो मौलिक अधिकार है। आप लोग जानते हैं कि मौलिक अधिकार क्या है, संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है। और इसमें आपको बताया गया था कि आर्टिकल जो 29 है इसमें यह बताया गया है कि
प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का यह अधिकार है कि वह अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति को बनाए रखने का इनको अधिकार है। किसको? अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को। और आर्टिकल जो 30 है इसमें यह कहा गया है कि अल्पसंख्यक जो समुदाय के लोग हैं अपनी मन पसंद के शिक्षण संस्थान अर्थात विद्यालय को ओपन कर सकते हैं और ऐसे शिक्षण संस्थानों में वे अपने समुदाय के लोगों के लिए जो है विशेष तौर पर इनको आरक्षण दिया जाएगा एडमिशन के सिलसिले में। इस तरह से देखा जाए तो अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन जो है हमारा भारत सरकार करता है। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा साथियों बिल्कुल क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या दिया है? किसी निश्चित धर्म का समर्थन। तो यहां पर ये गलत है क्योंकि धर्म के विषय में बिल्कुल बहुत ही तटस्थ बैठता है भारत सरकार, किसी भी धर्म को बढ़ावा या किसी भी धर्म का समर्थन नहीं करता है। अर्थात यहां पर हम देखेंगे कि प्रश्न संख्या जो 2 है इसका जो है राइट आंसर आपने देखा कि सी हो गया है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि गणतंत्र होता है क्या? चलिए गणतंत्र होता है क्या? और यहां पर कुछ विकल्प हैं, इन विकल्पों में से जो है आप सभी को राइट आंसर का चयन करना है। तो पहला विकल्प क्या दिया है कि केवल एक लोकतांत्रिक राज्य। गणतंत्र का मतलब क्या होता है कि केवल एक लोकतांत्रिक राज्य दिया है। अगला दिया है अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य और राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल आप लोग कमेंट करें, एक बार हम देख लेते हैं कैसे आप लोग कमेंट करें आंसर को, बिल्कुल आप लोग बताएं। चलिए बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले यहां पर दोस्तों यदि देखा जाए तो गणतंत्र का तात्पर्य क्या होता है हम इसके विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो गणतंत्र का यहां पर देखा जाए तो तात्पर्य यह होता है कि ऐसा देश जहां का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वह जो है वंशानुक्रम या आनुवांशिक रूप से नहीं चुना जाता है, बल्कि वहां का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है यह जनता द्वारा चुना जाता है। तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? गणतंत्र कहा जाता है। अब विकल्प में हम देखते हैं तो यहां पर देखा जाए तो बिल्कुल क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आपका आंसर जो है डी हो जाएगा। यहां पर दिया है कि राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो, अर्थात बिल्कुल जो है इस प्रश्न का राइट आंसर डी होगा। लेकिन यहां पर पहला क्या विकल्प दिया है? एनालाइज करते हैं सारे विकल्पों को ताकि इस विकल्प से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए सारे विकल्पों को भी तोड़ मरोड़ कर जो है हम लोग स्टडी करते हैं। पहला दिया है केवल एक लोकतांत्रिक राज्य दिया है। तो गणतंत्र का यहां पर तात्पर्य जो है लोकतंत्र से नहीं होगा, क्योंकि लोकतंत्र को देखा जाए तो लोकतंत्र जो है एक ऐसी शासन प्रणाली होती है जहां पर शासन की जो समस्त शक्तियां होती हैं लोकतंत्र में देखा जाए तो किसमें होती हैं? जनता में होती हैं। लोकतंत्र की समस्त शक्तियां जनता में होती हैं। और अगला दिया है अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य। तो अध्यक्षीय जो शासन प्रणाली है यदि इसके विषय में देखा जाए तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली जो है वर्तमान में ये यूएसए में पाई जाती है, अर्थात अमेरिका में पाई जाती है। और जो अध्यक्षीय शासन प्रणाली है इसके अन्य नाम क्या है? अध्यक्षीय शासन प्रणाली के इन्हें जो है अन्य नामों से भी जाना जाता है। इन्हें जो है स्थिर सरकार कहा जाता है और इन्हें राष्ट्रपति की सरकार कहा जाता है। राष्ट्रपति सरकार के नाम से भी जाना जाता है। और अगला दिया है संसदीय पद्धति। तो संसदीय जो पद्धति होती है या जो संसदीय प्रणाली होती है ये देखा जाए तो प्रमुख रूप से
ये जो है ब्रिटेन में पाई जाती है और भारत में जो है संसदीय प्रणाली पाई जाती है। और जो संसदीय प्रणाली या संसदीय जो पद्धति है, इस पद्धति के भी कुछ अन्य नाम हैं और अर्थात इनको और नामों से जाना जाता है। जैसे संसदीय प्रणाली को अस्थिर सरकार कहते हैं, आप सभी नोट करते चलेंगे, अस्थिर सरकार कहते हैं। और इन्हें जो है प्रधानमंत्री की सरकार कहते हैं और इन्हें कैबिनेट सरकार भी कहते हैं। और इन्हें जो है सरकार का वेस्टमिंस्टर स्वरूप कहा जाता है। सरकार का वेस्टमिंस्टर स्वरूप भी इन्हें कहा जाता है। इस तरह से आपने देखा कि जो संसदीय प्रणाली है इसके अन्य नाम भी हैं। अर्थात आपने देखा कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, डी हो गया है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, अगले प्रश्न में आप सभी से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से दो शब्द ऐसे हैं जिनका समावेश जो है 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत संविधान की उद्देशिका में किया गया है। और यहां पर विकल्प क्या है, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और गणतंत्र। यदि संविधान की प्रस्तावना को यदि हम लेकर के देखें तो संविधान की प्रस्तावना में एक वाद हुआ था, बेरुबारी का वाद। और ये जो बेरुबारी का वाद है ये 1960 में हुआ था। इस बेरुबारी जो वाद है इसमें यह कहा गया था कि जो संविधान की प्रस्तावना है यह संविधान की कुंजी है, लेकिन यह जो है संविधान का भाग नहीं है। और इसमें यह भी कहा गया था कि संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है नहीं किया जा सकता है। और इसके बाद साथियों एक और वाद हुआ था, उस वाद का नाम है केशवानंद भारती वाद। और ये जो केशवानंद भारती वाद है ये 1973 में हुआ था। और इस केशवानंद भारती वाद में यह कहा गया था कि प्रस्तावना जो है यह संविधान का भाग है तथा प्रस्तावना में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट संशोधन किया जा सकता है, लेकिन जो मूल ढांचा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इस बेसिक स्ट्रक्चर में जो है संशोधन नहीं किया जा सकता है। फिर इसी को लेकर के संविधान की जो प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना में अब तक केवल एक ही बार जो है 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के तहत जो है संशोधन किया गया। और संशोधन के तहत जो है इसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया। अब जैसे पहला शब्द जोड़ा गया समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, और तीसरा शब्द जो जोड़ा गया वह है अखंडता। इस तरह से यदि देखा जाए तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा क्या, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, अर्थात जो है सी विकल्प है ये सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा आपके समक्ष प्रश्न। आपसे प्रश्न किया जा रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित
किया गया है। विकल्प है एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। देखिए, संविधान की जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना को पढ़ने के पश्चात यदि देखा जाए तो हमारे समक्ष जो है कुछ प्रस्तावना के स्वरूप जो है सामने निकल के आते हैं। अब स्वरूप जैसे क्या निकल के आता है, ध्यान से आप लोग समझेंगे। प्रस्तावना को पढ़ने के पश्चात जो है हमारे सामने जो है स्वरूप क्या निकल के आता है। प्रस्तावना का स्वरूप, यदि प्रस्तावना के स्वरूप के विषय में देखा जाए तो सबसे पहले यहां पे पहली जो बात निकल के आती है वो आता है कि सत्ता पहला जो आता है वह है सत्ता किसमें निहित है, और अगला आता है सत्ता का स्वरूप क्या है। सत्ता का स्वरूप क्या है, और अगला आता है सत्ता का उद्देश्य क्या है। अब यहां पर यदि हम बात करते हैं कि सत्ता किसमें निहित है, यदि प्रस्तावना का अवलोकन करते हैं तो यहां पर देखा जाए तो यह निकल के आता है कि प्रस्तावना के अनुसार जो है भारत की जो जनता है, भारत की जनता में ही जो है सत्ता निहित है, या संवैधानिक सत्ता का जो स्रोत है वह भारत की जनता हो जाएगी। और यदि सत्ता के स्वरूप की बात किया जाए इसमें क्या हो जाएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणतंत्र। अब अगला है कि सत्ता का उद्देश्य क्या है। प्रस्तावना के अनुसार इसमें हो जाएगा न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, राष्ट्र की एकता, अखंडता। आपने क्या देखा, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, राष्ट्र की एकता, अखंडता, ये क्या है। यहां पर देखा जाए तो ये जो है सत्ता के उद्देश्य हैं, लेकिन इसी सत्ता के उद्देश्य में ही एक और है, व्यक्ति की गरिमा है। व्यक्ति की गरिमा। इस तरह से यदि हम मूल्यांकन करें कि इस प्रश्न में जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल जो है एक जो है यहां पे थोड़ा सा ये हो जाएगा, सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम जो है अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 6 जो है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है। और यहां पर विकल्प दिए हैं, इन विकल्प में से आपको राइट आंसर का चयन करना है। पहला दिया है सभी
मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। अगला दिया है भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। अगला दिया है भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। अगला दिया है भारत राज्यों का एक संघ है। तो आप सभी जो है कमेंट के माध्यम से राइट आंसर बताएंगे। यदि हम बात करते हैं कि भारत जो है एक गणतंत्र है, तो गणतंत्र का यहां पर तात्पर्य यह होगा कि वह देश जहां का राष्ट्र अध्यक्ष या कहें तो शासना अध्यक्ष जो है यह वंशानुगत ना होकर के बल्कि जनता द्वारा चुना जाता है। जो राष्ट्र अध्यक्ष होता है उस प्रक्रिया को यहां पर जो है गणतंत्र कहा जाता है। अब हम देखते हैं विकल्प को, देखते हैं। पहले विकल्प में दिया है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। यदि हम इसका अध्ययन करें इस विकल्प का, तो यदि सभी मामलों में जो अंतिम अधिकार होगा अगर यदि वह जनता के पास होगा तो वो जो हो जाएगा लोकतंत्र हो जाएगा। क्योंकि लोकतंत्र क्या होता है, अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र के विषय में बताया है कि लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन है। इस तरह से अंतिम अधिकार यदि जनता के पास होगा तो वो हो जाएगा लोकतंत्र। अगला दिया है भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। तो भारत में संसदीय शासन व्यवस्था तो है ही, लेकिन ये गणतंत्र के परिप्रेक्ष्य में सटीक नहीं बैठता है। अगला दिया है भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। बिल्कुल, प्रश्न संख्या जो 6 है इसका राइट आंसर सी होगा। अगला दिया है भारत जो है राज्यों का संघ है। तो आर्टिकल जो पहला है, आर्टिकल 1 में कहा गया है कि भारत जो है राज्यों का संघ है, और आर्टिकल 1 में यह भी कहा गया है कि अर्थात वर्तमान में जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित जो प्रदेश हैं इनके विषय में बताया गया है। लेकिन आर्टिकल 1 के अलावा यदि देखा जाए तो संविधान की जो पहली अनुसूची है, इस पहली अनुसूची में भी राज्यों के संघ के विषय में बताया गया है, अर्थात 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्यों के विषय में बताया गया है। और संविधान का जो पहला भाग है, इस पहले भाग में भी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के विषय में बताया गया है। और अब हम इसी कड़ी में अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और आप सभी विद्यार्थी, यदि आपको ये जो सेशन है कहीं से और किसी भी प्रकार ये महत्वपूर्ण यूजफुल आपके लिए लग रहा है, तो आप हमारे चैनल को फर्स्ट रैंकर इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को एक दूसरे के पास जो है शेयर भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। और हमने जो आपके टीजीटी और पीजीटी के लिए जो है जो प्रैक्टिस सेट लॉन्च किया है, ये बहुत ही रामबाण साबित होगी आपके एग्जाम में। टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में अब तक जितने भी प्रकार के माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड द्वारा परीक्षाएं आयोजित की गई हैं, उनमें जो भी पॉलिटिकल साइंस के प्रश्न आए हैं, सारे प्रश्नों को इस जो है टेस्ट सीरीज के अंतर्गत जो है समाहित करने का प्रयास किया गया है। और जितने भी प्रकार के संभावित प्रश्न बन सकते हैं, सभी प्रश्नों का यहाँ पर ये संग्रह आपको मिलेगा। तो आप जो है अपनी तैयारी को एकदम बेहतरीन तरीके से जो है करते चले। और यदि किसी भी प्रकार की कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप जो है दिए गए नंबर पर यहाँ पर जो है आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम इसी कड़ी के साथ जो है अब हम इस प्रश्न का जो है मूल्यांकन करते हैं। तो आप जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान की नहीं है। यानी संविधान की जो प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है, इस प्रियम्बल में किस शब्द का जिक्र नहीं किया गया है साथियों। पहला विकल्प दिया है समाजवादी दिया है, अगला विकल्प दिया है पंथ निरपेक्ष दिया है,
और अगला विकल्प दिया है प्रभुसत्ता संपन्न दिया है, और अगला विकल्प दिया है लोक कल्याण। तो फटाफट जो है आप लोग कमेंट के माध्यम से आंसर बताने का प्रयास करेंगे। चलिए हम इस प्रश्न की व्याख्या करते हैं कि यहां से कितने भी प्रकार के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यदि दोस्तों देखा जाए संविधान की जो प्रस्तावना है, तो संविधान की प्रस्तावना में यदि हम कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंड की बात करें, संविधान संशोधन की बात करें, तो संविधान की प्रस्तावना में अब तक मात्र जो है दोस्तों एक ही बार जो है संशोधन किया गया है, और वो संशोधन जो है कब किया गया था, तो 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के तहत किया गया था। और इसी संविधान संशोधन के तहत जो है प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया था। कौन से शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था, और क्या जोड़ा गया था? अखंडता जोड़ा गया था। अखंडता जोड़ा गया था, और प्रभुसत्ता संपन्न जो है इसका मेंशन है संविधान की प्रस्तावना में, बल्कि यहां पर जो लोक कल्याण मिल रहा है इसका उल्लेख जो है प्रस्तावना में नहीं है, बल्कि जो लोक कल्याण है इनका मेंशन जो किया गया है वह डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है हमारे राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, इन सिद्धांतों में लोक कल्याणकारी विषयों का उल्लेख किया गया है। और इसमें से यदि देखा जाए तो आर्टिकल जो 38 है, आर्टिकल 38 में यह बताया गया है कि राज्य जो है ऐसी कल्याणकारी योजनाएं लेकर के आएगा जिससे राज्य के नागरिकों का सामाजिक आर्थिक विकास हो सके। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? बिल्कुल डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए जो है इसी कड़ी में जो है हम आगे चलते हैं कि आपकी समझ जो है अगला प्रश्न जो है क्या है। प्रश्न संख्या 8, बहुत बढ़िया। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, और विकल्प दिए हैं। इन विकल्प में आपको राइट आंसर का चयन करना है। पहला विकल्प है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। अगला है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कल्याणकारी राज्य की यदि बात करें तो महात्मा गांधी जी ने जो है कल्याणकारी राज्य के परिप्रेक्ष्य में कहा था। तो यहां पर यदि देखा जाए जो बेंथम महोदय ने भी कहा था कि अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना ही क्या हो जाएगा? कल्याणकारी राज्य हो जाएगा। अर्थात इस प्रश्न का यथोचित और सटीक आंसर क्या होगा? बिल्कुल ए हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी कड़ी में हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि, और विकल्प दिया है बहुत ही बार बार यहां पर देखा जाए तो ये प्रश्न आपके समझ आ रहा है, और हम कह सकते हैं कि गणराज्य या जो गणतंत्र है ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। लोकतंत्र और गणतंत्र के विषय में आपको अच्छे से इनके बीच क्या अंतर है इसकी जानकारी होनी चाहिए। चलिए मैंने बता भी दिया फिलहाल क्लास में। गणराज्य जो है मुख्य रूप से माना जाता है क्यों? यहां पे दिया है राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है, उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली, उसका अपना लिखित संविधान है, उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। तो आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे। मैंने बार बार बताया कि गणतंत्र का तात्पर्य क्या है कि जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष या शासना जो अध्यक्ष होता है ये अनुवांशिक या वंशानुक्रम पर आधारित ना होकर के यदि जनता द्वारा चुना जाता है तो उसे जो है गणराज्य कहा जाता है या गणतंत्र कहा जाता है। तो इस विकल्प का जो राइट आंसर होगा वह ए हो जाएगा राइट आंसर। और यदि यहाँ पे एक विकल्प दिया है उसका अपना लिखित संविधान है, यदि हम लिखित संविधान के परिप्रेक्ष्य में देखें
तो विश्व का जो है सबसे पहले लिखित संविधान जो है किस देश का था? तो वो जो है यूएसए का था। और सबसे विश्व का जो है सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो वह हो जाएगा इंडिया। और यूएसए में देखा जाए तो वर्तमान में कितने आर्टिकल हैं? 7 आर्टिकल हैं। और इंडिया की बात किया जाए तो इंडिया में जो है 395 आर्टिकल थे। लेकिन यदि गणना की दृष्टि से देखा जाए इंडिया में तो वर्तमान में लगभग 470 आर्टिकल हैं। और यदि देखा जाए तो इसमें 8 अनुसूची है, भारतीय संविधान में अनुसूची है। और इसमें से देखा जाए तो ये 8 अनुसूची पहले थी और वर्तमान में कितनी हो गई है? 12 अनुसूची हो गई है। और इसमें से देखा जाए तो संविधान में जो है 22 भाग हैं। लेकिन गणना की दृष्टि से देखा जाए तो संविधान में जो है कितने भाग हो गए हैं? 25 भाग हो गए हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ए हो गया है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है? तो आप सभी को राइट आंसर का चयन करना है। चलिए हम देखते हैं कि प्रस्तावना में जो है सही क्रम क्या है। तो यहां पर आपने जो संविधान की प्रस्तावना का अवलोकन किया, तो संविधान की प्रस्तावना का अवलोकन करने के पश्चात जो है प्रस्तावना का जो सही क्रम जो है हमारे समक्ष निकल के आता है। तो वह जो है सही क्रम क्या है, आप लोग यहां पे थोड़ा सा नोट करेंगे। सही क्रम इसमें से पहला हो जाएगा सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष अगला हो जाएगा लोकतंत्रात्मक गणतंत्र हो जाएगा। ये जो है प्रस्तावना का सही क्रम है। अर्थात इस तरह से देखा जाए, बार आप कमेंट को देख लेते हैं, इस तरह से देखा जाए तो यहां पर जो है आपका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या जो 10 है इसमें क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यही जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए जो है हम इसी कड़ी में अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो यहां पर आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारत में लौकिक सार्वभौतिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है कैसे? यहां पर विकल्प है, हम भारत के लोग शब्दों से, जनता के जनतंत्र शब्दों से, जनता के लोकतंत्र शब्दों से और प्रजातंत्रीय भारत शब्दों से। आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। यदि हम जब संविधान की प्रस्तावना का अवलोकन करते हैं तो यहां पे प्रस्तावना में सबसे पहला जो बिंदु आता है वो आता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी ये सब हैं। तो यहां पर सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलता है कि बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग शब्द आता है। और यहां पर देखा जाए तो अमेरिका, थोड़ा सा आप ध्यान समझेंगे, अमेरिका जो है यूएसए जो है, तो अमेरिका के संविधान से यदि देखा जाए तो क्या क्या लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से जो है प्रस्तावना का विचार लिया गया है, विचार लिया गया है। अर्थात संविधान की जो प्रस्तावना है इसको अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। और हम भारत के लोग नामक जो शब्दावली है इसको भी अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। और यदि इसी कड़ी में देखें तो ऑस्ट्रेलिया से देखा जाए तो प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना की भाषा
या कहें प्रस्तावना की जो शैली है इसको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, और जो संविधान की प्रस्तावना है यह यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ से जो है संविधान की प्रस्तावना प्रभावित है। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो यहां पर जो है आपसे पूछा क्या जा रहा है कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देख पाते हैं या देख सकते हैं। विकल्प है भाग 1 में, प्रस्तावना में, भाग 3 में, भाग 4 में। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे भाग 6 हो जाएगा, भाग 6 में दिया है। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। यदि हम भाग 1 की बात करें, संविधान का जो पहला भाग है तो इसमें जो है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के विषय में बताया गया है, और भाग जो 1 है इनका मेंशन आर्टिकल 1 से जो है 4 तक किया गया है। और अगला भाग जो 3 है तो भाग 3 में जो है फंडामेंटल राइट के विषय में बताया गया है, मौलिक अधिकार के विषय में बताया गया है। और भाग 3 का जो उल्लेख किया गया है आर्टिकल 12 से 35 में किया गया है। प्रस्तावना जो है तो लोकतंत्र के आदर्शों की यदि बात किया जाए तो संविधान की प्रस्तावना में ही हम लोग देख पाते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर जो है बी हो गया है। और जो भाग 6 है तो भाग 6 में यदि देखा जाए तो राज्य के विषय में बताया गया है। और यदि अनुच्छेद की बात करें तो आर्टिकल जो है आर्टिकल जो है 152 से 200 जो है 37 में जो है राज्य के विषय में बताया गया है। और राज्य में ही आप अध्ययन करेंगे कि राज्य की जो कार्यपालिका है, विधायिका है और जो न्यायपालिका है, इसके विषय में आप सभी अध्ययन करेंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपने देखा कि क्या है, बिल्कुल बी जो है आपका राइट आंसर है। और अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपसे प्रश्न किया जा रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है, कैसे आपको बताना है। तो विकल्प है मूल अधिकारों के अध्याय में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, मूल अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में, संविधान के पाठ में कहीं नहीं किया गया है। तो आप सभी को बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। यदि हम बात करें कि जो संविधान की प्रस्तावना है, प्रस्तावना के जो आदर्श हैं या प्रस्तावना के जो उद्देश्य हैं, इनकी रूपरेखा हमें कहां देखने को मिलती है। तो यहाँ पे एक टॉपिक आपको देखने को मिल रहा है कि प्रस्तावना के आदर्श और प्रस्तावना के उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा एक पॉइंट आपको बताते हैं कि जो है प्रस्तावना के जो है उद्देश्य क्या होंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि प्रस्तावना के उद्देश्य क्या है। अर्थात यहाँ पर कहने का यहाँ पे तात्पर्य यह है कि आपने जो प्रस्तावना का अवलोकन किया है, आपने प्रस्तावना को जो पढ़ा है, तो प्रस्तावना के जो है उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यदि हम उद्देश्य की बात करें प्रस्तावना के, इसमें पहला क्या आता है, न्याय आता है, स्वतंत्रता, क्षमता, बंधुता, ये जो है प्रस्तावना के ये उद्देश्य हैं। अब इनमें हम देखते हैं कि कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है संविधान की प्रस्तावना में। इसमें पहला जो न्याय है
वह है सामाजिक न्याय। दूसरा जो न्याय है आर्थिक न्याय की बात की गई है, और तीसरा जो न्याय है वह है राजनीतिक न्याय की बात की गई है। और यदि संविधान की प्रस्तावना में यदि हम उद्देश्यों का अध्ययन करते हैं, कितने प्रकार के उद्देश्य हैं, इसमें हो जाएगा पहला विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता की जो है बात की गई है। और समता की यदि बात की जाए, कितने प्रकार की समता की बात की गई है, तो प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता की जो है बात की गई है। अर्थात यहां पर आपने यह अध्ययन किया कि संविधान की जो प्रस्तावना है, तो प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, और प्रस्तावना में जो है 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, और प्रस्तावना में 2 प्रकार के समता की बात की गई है। तो यहाँ पे हमें बताना क्या था, आपसे पूछा क्या गया था प्रश्न में, तो पूछा यह गया था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इनका जो है हमें अध्ययन और कहां देखने को मिलता है। तो यहां पर जब हम मूल अधिकार को पढ़ते हैं, तो मूल अधिकारों में यदि हम देखते हैं तो यहां पर जो है प्रस्तावना के उद्देश्य और आदर्शों का यहां पर अध्ययन करते हैं, और मूल अधिकार में ही स्वतंत्रता के विषय में बताया गया है। और आप जानते हैं कि आर्टिकल जो 19 है, 19 से 22 में जो है स्वतंत्रता के विषय में बताया गया है। और राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, इस नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत देखा जाए तो कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत अर्थात एक प्रकार से कह सकते हैं कि सामाजिक और आर्थिक न्याय के विषय में बताया गया है। और जो मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्य में भी जो है नागरिकों के क्या आदर्श होने चाहिए, क्या कर्तव्य होने चाहिए, इनके परिप्रेक्ष्य में बताया गया है। इस तरह से इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों, वो हो जाएगा सी, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम जो है अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल आप लोग जो है ऐसे ही हमारा मनोबल बनाए रखेंगे, आप लोग कमेंट के माध्यम से राइट आंसर बताते चलेंगे। अगला प्रश्न जो है आपसे किया जा रहा है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था, कब किया गया था आपको बताना है। और विकल्प है 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1949 को, 2 अक्टूबर 1949 को, 15 नवंबर 1949 को। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट आंसर क्या होगा। यदि हम बात करते हैं कि संविधान सभा जो अंगीकृत किया गया था, ये कब किया गया था, थोड़ा सा आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं, हम आपका कमेंट देख लेते हैं। बिल्कुल चलिए, यदि हम बात करते हैं दोस्तों संविधान सभा की जो बैठक हुई थी, तो संविधान का निर्माण करने के लिए जो संविधान सभा थी, तो संविधान सभा की कुल बैठक या कहें अधिवेशन, तो कुल जो है बैठकें कितनी हुई थी, 12 बैठकें हुई थी। लेकिन जो भारतीय संविधान था यह जो है 11वीं बैठक में ही बनकर तैयार हो गया था। और जो 11वीं बैठक है यह कब से कब तक चली थी, तो 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक संविधान सभा की 11वीं बैठक चली थी। और इसी 11वीं बैठक में ही जो हमारा भारतीय संविधान था, इस भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था या कहें तो अंगीकृत किया गया था। और अंगीकृत कब किया गया था प्यारे विद्यार्थियों, तो 26 नवंबर जो है 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था।
और इसी 11वीं बैठक में ही संविधान को बनने में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। लेकिन यदि हम अमेरिका के संविधान का अध्ययन करते हैं तो अमेरिका का जो संविधान है इसे कब अंगीकृत किया गया था, तो 17 सितंबर 1787 को जो है अमेरिका के संविधान को अंगीकृत किया गया था, एडॉप्ट किया गया था। और अमेरिका का जो संविधान है इसे फिलाडेल्फिया नामक सम्मेलन में जो है लिखा गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों बिल्कुल क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न जो है क्या है। हाँ, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बार बार जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है और अधिकांश बच्चों में देखा जाए तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होने के कारण गलत कर जाते हैं कि आंसर क्या होगा। चलिए आप लोग बताएं कि आंसर क्या होगा। इसमें पूछा क्या गया है, भारत को संविधान पूर्ण रूप से, यानी भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। विकल्प है 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 11 फरवरी 1948 और इनमें से कोई नहीं। हमारा जो भारतीय संविधान है यह पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था देखा जाए तो 26 जनवरी 1950 को ही भारत का जो संविधान है यह पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। और इसी दिन ही भारत जो है एक क्या बना, प्रभुत्व संपन्न गणतंत्रात्मक राष्ट्र बना। तो यदि हम बात करते हैं यूएसए के परिप्रेक्ष्य में कि अमेरिका का जो संविधान है यह जो है कब लागू हुआ या कब बनकर पूर्ण रूप से तैयार हुआ, तो 4 मार्च 1789 को अमेरिका का जो संविधान है यह हुआ था, लागू हुआ था। और इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ए हो गया है। और हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से आप सभी जो है अपने एग्जाम की तैयारी करें और अच्छे से आप सभी अपना स्वयं का जो है लेवल चेक करते चले कि हमारा जो लेवल है, क्या हम जो अध्ययन कर रहे हैं, क्या इस अध्ययन के पश्चात जो है हम जो है कितने प्रश्न कर रहे हैं। तो आप सभी जो है यहाँ पर अपना स्वयं का आकलन जो है एकदम अच्छे से और बेहतरीन तरीके से अपना आकलन करते चलें। यदि किसी भी प्रकार के यदि आपके अंदर कोई डाउट है, कोई क्वेरी करना है तो आप व्हाट्सएप करके या दिए गए नंबर पे जो है आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यदि आपके अंदर जो कमियां हैं उन कमियों में आप अपना स्वयं का सुधार करें। हमारा कौन सा पोर्शन वीक है, हमारी जो किस टॉपिक में हमको अच्छे से पकड़ नहीं है, उस टॉपिक को आप लोग एकदम बेहतरीन तरीके से तैयार करें। चलिए अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान जो है कब अंगीकार किया गया था। और यहां पर विकल्प है, आपको इन विकल्प में से आपको राइट आंसर का चयन करना है। फिलहाल ये जो प्रश्न है आपसे एक बार पूछा जा चुका है, एक बार फिर पूछा गया है, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि राइट आंसर क्या होगा। हम आपके कमेंट को चेक करेंगे और आप लोग बताएं, आप सभी को ही बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को संविधान लागू किया गया था, आपको बताना है। और यहाँ पर कुछ विकल्प हैं, इन विकल्पों में से आपको चयन करना है। तो आप लोग इस प्रश्न का भी आंसर जो है कमेंट करके बताएंगे कि राइट आंसर क्या होगा। और ये भी जो है रिपीटेड प्रश्न है, आप सभी को ही कमेंट के माध्यम से बताना है इस प्रश्न का जो है राइट आंसर क्या होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया प्रश्न, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। आपसे पूछा क्या जा रहा है कि किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य या कहें तो गणतंत्र बना। और यहां पर विकल्प है 1947 में, 1951 में, 1935 में और 1950 में। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए हमारा जो भारतीय संविधान है ये 26 जनवरी 1950 को
जो है लागू हुआ था और इसी 26 जनवरी 1950 को ही देखा जाए तो भारत जो देश है यह क्या हुआ, एक प्रभुत्व संपन्न जो है प्रजातांत्रिक जो है गणराज्य बना था। अर्थात जो है इस प्रश्न का राइट आंसर जो है दोस्तों क्या हो गया, डी राइट आंसर हो गया है। बिल्कुल आप लोग एकदम बेहतरीन तरीके से कमेंट करके अपना आंसर बताते चलेंगे ताकि हम आपका मूल्यांकन भी करते चलें कि आप किस प्रकार से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न में जो है आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान के उद्देशिका या कहें प्रस्तावना में अब तक जो है कितनी बार संशोधन किया गया है। बिल्कुल आप लोग बताएं, फटाफट आप लोग बताएं। इसकी व्याख्या बार बार की जा रही है और यहाँ पर विकल्प दिया है, 3 बार दिया है, 2 बार दिया है, 1 बार दिया है, संशोधन नहीं किया गया है। आप लोग बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। आप लोग कमेंट करें और इस प्रश्न को हम थोड़ा सा आपकी समझ जो है व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो उद्देशिका या जो प्रस्तावना है, यदि इसको देखा जाए तो संविधान की उद्देशिका या जो प्रस्तावना है इसको जो है प्रस्तुत किसने किया था, संविधान सभा में इसको प्रस्तुत किसने किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में अपने जो उद्देश्य वाक्य प्रस्तुत किए थे उन्हें ही संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहा जाता है। और इन्होंने जो है कब प्रस्तुत किया था, तो 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। और प्रस्तावना जो है, इस प्रस्तावना या जो उद्देशिका है इनके जो है अन्य नाम है, इन्हें और नामों से जाना जाता है। जैसे इन्हें जो है संविधान की आत्मा, आप सभी नोट कर लेंगे, कहा जाता है और इन्हें जो है संविधान की कुंजी कहा जाता है और इन्हें संविधान दर्शन कहा जाता है और इन्हें जो है संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है, परिचय पत्र कहा जाता है प्रस्तावना को। और इन्हें संविधान की जो प्रस्तावना है इसको जो है राजनीतिक जन्म कुंडली कहा जाता है। यहां पर आपने देखा कि संविधान का परिचय पत्र जो है प्रस्तावना को कहा जाता है। तो NA पालकीवाला ने जो है संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था और जो कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी थे इन्होंने प्रस्तावना को संविधान का राजनीतिक जन्म कुंडली का। आपसे प्रश्न क्या पूछा गया है कि संशोधन कितनी बार किया गया है, तो संविधान की प्रस्तावना में अब तक केवल एक ही बार जो है 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के तहत जो है संशोधन किया गया। और मैंने बार बार बताया कि 3 शब्दों को जोड़ा गया। कौन कौन से शब्द जोड़ेंगे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। अर्थात आपका जो है राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। चलिए अब हम इसी क्रम में जो है अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगले प्रश्न में जो है आप सभी को राइट आंसर का चयन करना है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए बाध्य यहां पे होगा, नहीं करती है। यहां पर विकल्प है सामाजिक न्याय की, राजनीतिक न्याय की, विचार की स्वतंत्रता, पूजा की समानता। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि राइट आंसर क्या होगा। अभी मैंने आप सभी को जो है उपरोक्त में एक तालिका, एक सारणी मैंने जो है आपकी समझ रखा था और इस सारणी में मैंने यहां पर दिखाया था कि ये जो है आपकी सारणी है 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की गई थी और 2 प्रकार की समता की बात की गई थी। लेकिन इस सारणी में आपने जो है कहीं भी किसी भी प्रकार की पूजा की समता के विषय में नहीं देखा। पूजा की समता के विषय में आप सभी ने नहीं देखा। अर्थात जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा क्या, डी हो जाएगा।
तो आप सभी ने आज की क्लास में एकदम बेहतरीन तरीके से 20 प्रश्नों की जो श्रृंखला मैंने आपके समझ लाया, आपने इसको देखा और कवर किया, और एक उम्मीद और आशा करते हैं कि आपको सारी बातें पॉइंट टू पॉइंट समझ में आई होंगी, और इसी तरह से आप अपने एग्जाम की पकड़ को मजबूत बनाने के लिए जो है फर्स्ट रैंकर की जो टेस्ट सीरीज की श्रृंखला लाई गई है, इसको आप लोग ज्वाइन करें और इस सेशन को एक दूसरे के पास शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।